हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई है एज फॉर द एचपी टेट जून 2024 के लिए, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हमने लास्ट जो वीडियो करी थी वो करी थी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, तो हम केमिकल बॉन्डिंग को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो आज का लेक्चर है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द एचपी टेट एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम की हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ वाले पार्ट से ज़्यादा है। जो लास्ट हमने करा था वो बेसिक था, ताकि आपको चीज़ें पता चल सके कैसे, व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, उनके बारे में पता चल सके। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें, उसके बारे में आइडिया लग सके। वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे आए हैं वो हमने डिस्कस कर दिए आपके साथ, ठीक है। बाकी अब का जो ये है ये आपका अभी के एग्ज़ाम के लिए, एचपी टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, टीजीटी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टीजीटी में भी इसकी जो इवन आप ना अगर केमिस्ट्री में नेट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये जो लेक्चर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये तो सभी में ही सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो किसी भी केमिस्ट्री में कोई भी कितना भी हायर एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो आपका टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो हमने जो लास्ट क्लास में करा है, ठीक है, आई होप आपने वो रिकॉल करी होंगी चीज़ें, क्योंकि वो यहाँ पे आके आपकी यूज़ होने वाली है, ठीक है। पहले हम पूरा देखेंगे कैसे कैसे शेप्स, ज्योमेट्री, क्या जो भी जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ वो क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हो। देखो, जो एच पी टेट है ना आपका, जो हुआ था November 24 में, उसमें इस चैप्टर में से कुछ नहीं आया था। बट मेरे को पक्का अश्योरिटी दे रही हूँ मैं आपको कि जो अभी आपका जून का 24 का 5 का पेपर होगा उसमें इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि होता है कई बार जिस टॉपिक को, कि टॉपिक तो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो टॉपिक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में वो टॉपिक आते हैं। चाहे मेडिकल की बात कर लूँ, नॉन मेडिकल, मेडिकल में एक क्वेश्चन आया था, नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री में यहाँ से कोई नहीं आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, बिल्कुल अच्छे से करेंगे इसको, अच्छे से समझना है चीज़ों को। जहाँ पे नोट्स की ज़रूरत है नोट्स भी बनाने हैं आपने, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना एक चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने क्या लिखा हो इस पे आते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जब भी हम किसी की ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर ही फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है आपके पास हाफ, ठीक है, हाफ। यहाँ पे आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में अगर हाइड्रोजन है या फिर हेलोजन्स है, हेलोजन कौन कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके नंबर जितने भी होंगे वो हम ऐड कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना NH3, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया NH3। तो NH3 हमने इसका आपको बोला गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो NH3 सेंट्रल एटम कौन होता है, जो सिंगली प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रल एटम कौन सा हुआ यहाँ पे, नाइट्रोजन, हाफ। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर तो आपने ग्रुप्स लर्न करे हैं, ग्रुप्स कौन से में आता है ये, 15 में, तो 15 में 5, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऐड होंगे 3, 5 और 3 कितना होगा 8, 8 अपॉन में 2 करेंगे कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक तो अगर आपको ग्रुप याद है, ग्रुप से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। ग्रुप याद नहीं है आपको, एटॉमिक नंबर याद होगा। 20 तक तो मैंने बोला है लर्न करना है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को जो ये आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये केमिकल बॉन्डिंग के आज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, चाहे टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट आपको 20 तक एटॉमिक नंबर आने चाहिए। नहीं तो आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट को लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं हमने पिछली वीडियोज़ में देख लिया है। तो 1s2, 2s2, 2p,
2p3, तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड वैलेंस शेल है, तो ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, दोनों को प्लस करेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 5। तो ऐसे करके 5 आया था। तो इसीलिए हमने ग्रुप वाइज चीज़ों को लर्न करा है ताकि हमारा टाइम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखने में वेस्ट ना हो। यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको ग्रुप वाइज याद नहीं है, बट अगर ग्रुप वाइज याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर क्या है हमारे पास, H2O, तो वाटर सेम करेंगे, हाफ सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन आता है 16 ग्रुप में, 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया 8/2 करेंगे, इसका भी 4 आ गया। अब आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या आ गया, हाफ आ गया आपका, ओके। कार्बन इज द सेंट्रल एटम, कौन से ग्रुप में आता है, 14 में, 4। अब यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो ये आपके फॉर्मूले में कहीं पे भी ऑक्सीजन है, नहीं है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे, सिंपली रखेंगे, 4/2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। और ले लो एग्जाम्पल CH4, हाफ आ गया हमारे पास, कार्बन इज द सेंट्रल मेटल एटम 4। अब हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे 4 द क्या हो जाएगा 8/2 करेंगे 4, तो 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने का। ऐसे आपने कर लिया कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद फिर ज्योमेट्री का क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम होता है ज्योमेट्री को फाइंड आउट करना। आपने ज्योमेट्री फाइंड आउट कर ली, ज्योमेट्री फाइंड आउट होगी, उसके बाद आपको कुछ एक चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ज्योमेट्री नहीं सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लर्न करने पड़ेंगे कि अगर 2 है तो कौन सी ज्योमेट्री है, 3 है तो कौन सी है, 4, वो याद करना पड़ेगा। वो याद होगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होता है आप इजीली उसको अप्रोच कर सकते हो। कैसे अप्रोच करना है वो मेरा काम है आपको सिखाना, बट आपका काम है सीखना, नोट्स बनाना है, उनको टाइमली रिवाइज करना है, और जो मैं क्वेश्चन डालती हूँ प्रीवियस ईयर उनको भी सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं हमेशा PDF अपलोड कर देती हूँ, जैसे कल मैंने अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स का मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवा दिया है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले थे मैंने, ठीक है। तो उसका PDF पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप उसको खुद से पहले सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो मेरे सोल्यूशन के साथ जाके जो मैंने वीडियो डाली है उसके साथ मिला के देखो, कुछ भी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको आप मार्क करके रखो, ताकि जब दोबारा आप चीज़ों को रिकॉल करो तो वो गलतियाँ दोबारा ना हो। ऐसे करोगे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, साथ ही साथ चीज़ें जो हैं वो याद होती रहेंगी, ठीक है। हम भी अपने टाइम में ऐसा ही करते थे, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और साइकोलॉजिकल भी अगर हम चीज़ें देखें ना तो ऐसे आपको रिकॉल रहती हैं चीज़ें, बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस पे चलते हैं। देखो हमने एक डिस्कस करा NH3, ठीक है, NH3 डिस्कस करा, एंड देन वाटर डिस्कस करा, और एक CH4 डिस्कस करा। इनके सभी के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया 4, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि 4 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं अभी आपको कोई आइडिया नहीं, जस्ट आप 4 बॉन्ड फॉर्म करो ऐसे। सिमिलरली फॉर द नाइट्रोजन, सिमिलरली फॉर द ऑक्सीजन, हमने 4 बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि वो इतने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसके सेंट्रल अराउंड के सेंट्रल मेटल जो सॉरी सेंट्रल एटम है जो उसके अराउंड इतने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। तो वो हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे देखो इसके साइड एटम्स कितने 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिए, 4 4 4, ठीक है। इसमें कितने हैं 3, तो 3 लगा, कहीं पे भी लगा दो कोई इशू नहीं है, 3 लगा दिए, चाहे आप यहाँ पे भी लगा सकते। इसमें कितने हैं 2 लगा दिए। अब यहाँ पे जो ये पोजीशन है इन दोनों में खाली बच रही है, यहाँ पे जो ये पोजीशन है ये खाली बच रही है, तो जो भी पोजीशन खाली बचती है ना वहाँ पे लोन पेयर लगा देते हैं हम, ठीक है। हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना आएगा उतने बॉन्ड लगाएंगे, जितने साइड एटम्स होंगे वो लगा देंगे, उसके बाद जितने जो बचते हैं वहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हेनेवर देयर इज अ लोन पेयर, ठीक है, जब भी क्या आएगा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, तब हम ज्योमेट्री की नहीं, हम किसकी बात करेंगे, शेप की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को यही नहीं पता, क्योंकि कई शेप्स और ज्योमेट्री सेम है हमारे पास, तो बच्चों को यही आइडिया नहीं लगता कब हम शेप की बात करेंगे कब हम ज्योमेट्री की। व्हेनेवर देयर इज नो लोन पेयर, कि कोई भी नो लोन पेयर, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद कोई लोन पेयर नहीं आता है, तब हम किसकी बात करते हैं, ज्योमेट्री की। लाइक दिस, इसमें हमारी ज्योमेट्री, अभी ये है क्या ज्योमेट्री शेप वो देखेंगे, बट अब इसको देख लो क्योंकि फिर हमने एग्जाम्पल के साथ इनको लिखना है चीज़ों को,
ठीक है। तो क्या मैंने बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले फाइंड आउट करना सीखो। सीख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उतने बॉन्ड बनाओ। बना दिया आपने बॉन्ड, जितने साइड आइटम्स है वो लगाओ। अगर तो सभी के सभी बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गए तब हम बात करेंगे वहाँ पे ज्योमेट्री की। अगर सभी के सभी बॉन्ड ऑक्यूपाई नहीं हुए, एक भी लोन पेयर आता है, तब हम बात करेंगे शेप की। ये बात है, इसको आपने लिखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम्स। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 2, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 2। तो चलते हैं यहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिएगा। किस पे जा रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो हमारे पास है लाइक BeCl2 एग्जांपल आपकी, BeCl2। तो हमारा फॉर्मूला है हाफ बेरिलियम। बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। क्लोरीन है, क्लोरीन वहाँ पे है, तो 2 के 2 ऐड होके कितना आ गया, 4। 4/2 आ गया, 2 कट करके कितना आ गया, 2। तो सेंट्रल एटम में जो हमारे पास मतलब कि अराउंड द सेंट्रल एटम जो बॉन्ड पेयर आए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, वो 2 आए हैं। अब हम कैसे, देखो अब हमारी मतलब कि क्या बनाया गया है साइंटिस्ट ने, कि हमें ये पता चल गया कि जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है। अब हमें उन बॉन्ड को ऐसे अरेंज करना है कि उन दोनों बॉन्ड के बीच में मिनिमम रिपल्शन रहे, ठीक है। क्या रहे, मिनिमम रिपल्शन रहे। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो ये है आपके पास, ठीक है। ये है, यहाँ पे मान लो आपका सेंट्रल एटम है, ऐसी ऐसी सेंट्रल एटम है, तो ये आपके साइड आइटम्स हो गए, ये भी आपका क्या हो गया, साइड आइटम्स हो गया, ठीक है। तो इन दोनों साइड आइटम्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि आपके जो इनके बीच में है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बने, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, क्योंकि कितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी कम रिपल्शन होगी। देखो अब आपके पास ये देखो ये है, इसको तो आप 2D में समझ सकते हो। लेट्स से ये है, ये है, ये है, यहाँ पे हमने ये ले लिया, क्योंकि 2 आइटम ना उसमें मैक्सिमम हम उनको ऐसे ही प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं इसको फिक्स कर देती हूँ, इसको इस तरफ लेके जा रही हूँ, तो बॉन्ड एंगल ये कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 180 है, ये 180 से कम हो रहा है। अगर मैं नीचे भी लेके जा रही हूँ तो नीचे भी 180 से कम होगा। तो जो मैक्सिमम जो एंगल बनता है जब हमारा जो बॉन्ड पेयर है वो 2 आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज योर 180, दिस टाइप। और इस शेप को, इस ज्योमेट्री को, किसकी बात होगी, नॉट शेप, ज्योमेट्री। क्योंकि BeCl2 में हमारा 2 बॉन्ड पेयर आए हैं, 2 बॉन्ड पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया है, दोनों पे ही Cl ऑक्यूपाई है। किसकी बात होगी, ज्योमेट्री की। किसकी बात होगी, ज्योमेट्री की, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो कौन सी शेप बनी हमारी, लीनियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नोट सॉरी नॉट शेप, ज्योमेट्री। तो यहाँ कौन सी शेप, ज्योमेट्री आई हमारी, लीनियर, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना बना, 180। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं BeCl2 कैसे बना हमारे पास, लाइक Be, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, और ये कितना एंगल बन रहा है, 180। अब अगर आपको याद हो जब मैंने ये आपको करवाए, तो आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल भी लिया था हमने, ठीक है। उसको भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, ठीक है। CO2 हाफ, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। ऑक्सीजन तो ऐड नहीं होंगे 2, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बट जो ऑक्सीजन है वो हमें पता है अपनी, उसकी वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी बताया था ना कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है 8, उसके नियर बाय जो नोबल गैस होती है 10, वहाँ तक अप्रोच करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ते हैं, इसको 2, तो उतने बॉन्ड पेयर वो बनाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड हमें मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो हमारी जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें मल्टी बॉन्ड जो है उनको एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर में डबल बॉन्ड को भी, मतलब अब देखो आपके सामने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, बट यहाँ पे तो डबल डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये समझाना चाह रही हूँ कि जब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसको भी एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाता है। ये जो है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आया आपको, ठीक है। थ्योरी की जो डेफिनेशन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो वो मैंने बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये CO2 भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपका, CO2, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या आया है, द इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए सेंट्रल मेटल के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड 3।
आपके पास कितने हो गए हैं? 3। तो चलो 3 का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो 3 का एग्जाम्पल है हमारे पास BF3। तो हाफ बोरोन 13 ग्रुप में आता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है तो ऐड होंगे, 3 3 दो कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ गया 3। तो BF3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मैक्सिमम एंगल बनाना हो इसमें यही बन सकता है, क्योंकि तीनों में देखना है, 2 में नहीं देखना है। हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, तो आप बोलोगे कि हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, तो ये एंगल तो 90-90 हो गया। ये एंगल हमने ऐसा क्यों नहीं बनाई ये शेप, ये तो एंगल 90-90 हो गया, बट इन तीनों को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि तीनों के बीच में 120 एंगल बने। तो 120 ज़्यादा है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा एंगल चाहिए ना, तो 120 BF3 इसका नाम। ठीक है, अब एक बार आप देख लो कि एक्चुअल में दिखती कैसी है। ये दिख रही है आपको, दिस इज़ योर BF3। ठीक है, BF3 तो सभी में ये जिस पे मैंने फिंगर रखी है ये बोरोन है, बाकी साइड में क्या है, फ्लोरीन एटम है। इनमें बॉन्ड एंगल यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है 120। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ज्योमेट्री जो है, जब हमारे पास 3 लोन पेयर है, ज्योमेट्री की बात होगी, क्या कोई भी लोन पेयर है? नो लोन पेयर। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री कौन सी जाती है हमारे पास? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल अभी हमने देखा, बॉन्ड एंगल कितना आ गया 120। और एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास क्या आ गया BF3, और कौन सा हो सकता है इसमें? BCl3 भी हो सकता है आपका, BCl3 एट्सेट्रा, ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही है, बट क्या आ गया हमारे पास 1 लोन पेयर। तो किसकी बात की गई है? देखो शेप की, नोट ज्योमेट्री। तो इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं अब हम। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 ही आएगा हमारा। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा SO2 का, SO2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही हाफ है, सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन वाले ही ग्रुप में आता है जो कि है 16। 6 अपॉन में 2 करेंगे 3 ही आएगा, तो 3 बनाएंगे, 3 के लिए यही है हमारे पास। बट ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, 1 2, बट हमें तो पता है ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड, तो इन दोनों ने डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर आ गए। तो जब भी लोन पेयर आएगा तब हम किसकी बात करेंगे? तब हम शेप की। तो ये ना एक कुछ देखो, इसको ये यहाँ से नीचे को बेंट हुआ है, तो इसको बेंट शेप। ठीक है, कौन सी शेप बोल देते हैं? बेंट शेप, या फिर एंगुलर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंगुलर, या वी भी बोल देते हैं, वी। ये सभी इसी के नाम। ठीक है, तो हमारे पास शेप का नाम क्या आया? आप यहाँ टेबल बना सकते हो अलग से। ठीक है, एंगुलर। उसके बाद क्या आया हमारे पास? अगर हम बात करें, वी शेप भी इसी का नाम है, और उसके बाद बेंट भी इसी का नाम है। अब बात करें बॉन्ड एंगल की, क्योंकि लोन पेयर आ गया, तो जब भी लोन पेयर आएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में लिख लीजिएगा, लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर जो है वो डिक्रीज करता है किसको? बॉन्ड एंगल को, डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल अगर हमारे पास तीनों पेयर हो तो 120 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 120। और एग्जाम्पल में आ गया आपका SO2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा सेकंड वाला खत्म होता है जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे। तो अब स्टार्ट होता है जब हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब बात किसकी हो रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा? कोऑर्डिनेशन जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 4, इसकी बात हो रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ रहा है? 4। चलो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चलते हैं हम। अच्छा, आपको बेंट शेप भी देखनी पड़ेगी, है ना? कैसे? तो बेंट शेप हमारे पास ना ऐसी होती। देखो जब भी आपके पास शेप की बात होगी ना, हमने SO2 बनाया ना, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। SO2 ऐसे, O2 यहाँ पे था हमारा लोन पेयर। तो जब भी शेप की बात होगी, लोन पेयर को हम इरेज कर देंगे। इरेज कर दिए तो देखो क्या बना, ऐसे ऐसे, तभी इसका नाम एंगुलर। ये देखो हमारे पास ऐसी शेप है, ये ऐसी दिख रही है आपको ऐसे। तो देखो ये क्या है हमारे पास? बेंट बोल सकते हैं, वी भी बन रहा है। ठीक है, उल्टा वी और एंगल की तरह एंगुलर शेप बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होगा,
उसमें अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो CH4 का कोऑर्डिनेशन हमने निकाल लिया, तो हमारे पास 4 आता है। तो इसमें हम ऐसे ऐसे बना सकते थे ना शेप, जब मैंने पहले करा था। तो एंगल कितना कितना बनेगा, ये 90 बन रहा है एंगल, तो 90 से ज़्यादा बना सकते हैं हम एंगल को ना, ऐसे करके प्लेस करके। यहाँ पे C होगा ना, यहाँ पे H H H H, तो यहाँ पे एंगल आएगा 109.5। और इस शेप का नाम होता है, सॉरी क्योंकि सारे के सारे ऑक्यूपाई, तो इसमें नाम आएगा ज्योमेट्री का। तो इस ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। क्या है इस ज्योमेट्री का नाम? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल है 109.5। इकलौती ज्योमेट्री है जिसमें एंगल जो फ्रैक्शन में जाता है, अदरवाइज सारे एंगल होल नंबर है। 109.5 एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास। CH4 आ सकता है, Cl4 आ सकता है, SA4 ऐसे एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट ज़्यादा यही है। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, बट एक लोन पेयर आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है बट एक लोन पेयर आ जाएगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया। तो हमारे पास हमने वही 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वैसे प्लेस कर दो 1 2 3। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। तो यहाँ पे ये लोन पेयर, तो ये कैसी शेप बनती है देखना हमारे पास, ऐसी। क्योंकि जब हमने लोन पेयर बना दिया तो हम शेप की बात करेंगे, तो मैंने बोला लोन पेयर को अमिट कर दो, तो ये कुछ ऐसी शेप देखने को मिलती है, ऐसी। तो ये एक तरह से, अगर मैं इसके नीचे हाथ लगा दूँ, देखो पिरामिड टाइप बन रहा है, पिरामिड। तो ये पिरामिड, तो इस शेप का नाम होता है पिरामिडल। ठीक है, टेट्राहेड्रल नहीं मैंने आपको बताया, तो टेट्राहेड्रल ऐसी दिखती है आपकी। देखो टेट्राहेड्रल ये है, ये 109 है ना, एल नहीं ना बन रहा। अगर हमारे पास 90 होता तो ऐसे बनता, ये L 90, तो 90 से बड़ा है 109। कहीं से भी देखो टेट्राहेड्रल ही है ये, सभी चारों तरफ से टेट्राहेड्रल 109। ठीक है, तो अमोनिया की शेप का नाम बनता है हमारे पास पिरामिडल। बाकी अगर एंगल की बात करें, क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर से लेस देन हो जाएगा 109.5। और एग्जाम्पल में आ गया हमारा अमोनिया NH3। अब नेक्स्ट है कि जब हमारे पास 2 लोन पेयर आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहे बट लोन पेयर 2 हो गए। एग्जाम्पल है इसका वाटर। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही है, हाफ है, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस में 2 करके 8 करके 4 आ गया। तो हमने टेट्राहेड्रल वाली ही शेप लेनी, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे H, यहाँ लोन पेयर। जब भी लोन पेयर आए उनको कर दो इरेज। तो कैसे? ऐसे करके ना, H यहाँ पे दोनों लोन पेयर है। तो ये कौन सी शेप आ गई? ये वाली शेप नहीं आ गई, ये वाली। तो वही शेप है ये हमारे पास। ठीक है, कौन सी? एंगुलर या फिर बेंट या फिर V। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना जाएगा? लेस देन 109.5। और यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था इसलिए 120 हुआ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था इसलिए एंगल 109.5 गया। अब अगर इन दोनों में आ जाए कि अमोनिया है, एक वाटर है आपके पास, कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? जितने ज़्यादा, क्योंकि इसमें लोन पेयर कितने हैं? 2, तो इसका एंगल और भी कम गया होगा। इसमें लोन पेयर क्या है? 1, तो इसका कम गया होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? हमारे पास 4। अब हम चलते हैं कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 5। यहीं पे लिख देती हूँ मैं ना, इस पे करूँ। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कर देते हैं 5, इन सभी को इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना गया? 5। कोई लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, उसके बाद 3 का भी जाएगा, 3 लोन पेयर। इसको भी अच्छे से समझना, ज़्यादा चांसेस इसी में से आते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर हम बात करें, लेट्स से कि हमारे पास है PCl5। ठीक है, क्या है हमारे पास? PCl5। तो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप है, तो 15। तो 5 हमारे पास क्लोरीन है, तो 5 अपॉन में 10 करेंगे, मतलब 5 5 10 अपॉन में करके आ गया 5। तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने कैसे लिखना है कि उनका जो बॉन्ड एंगल है वो मैक्सिमम रहे, रिपल्शन कम रहे। देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे पहले बनाई हमने एक ट्रायंगल और ऊपर लगा दिया ऐसे 2 ट्रायंगल, यहाँ पे Cl
Cl Cl Cl देन Cl। तो इसका नाम देखो क्या पड़ा, जब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री की बात होगी, तो हमारे पास इसका नाम है ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल, बायोपिरामिडल, इसको शॉर्ट में TBP भी बोल देते हैं, ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल। कैसे, ये हमारी क्या आ रही है, देखो ट्रायंगल बन रही है ऐसे ऐसे करके, अगर हम देखें तो ट्रायंगल पिरामिडल क्या, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, ध्यान से देखना अब इस शेप को। ये देखो, ये है आपकी शेप, दिख रही है ये ट्रायंगल, एक ये गई, ये गई, एक ये गई, तो ये ट्रायंगल ये पिरामिड बना रहा है ना ऐसे। अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से पूरा इसको इधर से ढक दे, इधर से पिरामिड, ऐसे नीचे की तरफ पिरामिड बन रहा है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल, जस्ट सेकेंड, ऐसे ट्रायंगल बाय पिरामिड। अब एंगल्स की बात करें, ध्यान से देखना, जब ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल, इसमें सो 120 एंगल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ये एंगल है, ये तो हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल से एंगल कितना चल गया, 120। अब इसमें और भी एंगल है, इसमें सिंगल एंगल प्रेजेंट नहीं है, और भी एंगल है। और एंगल के लिए ही मैंने ज्योमेट्री लिया ताकि आपको आइडिया लगे, क्योंकि बोर्ड पे उसका आइडिया लगना इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल है ना हमारे पास, देखो इन दोनों के बीच में एंगल देखो, ये जो ऊपर है और ये एल बन रहा है 90 का, ठीक है, एल बन रहा है 90 का। सेम इस तरफ भी इसके साथ क्या है, एल 90 का, इस तरफ भी क्या है 90 का। सिमिलरली जो नीचे वाला है वो भी इनके साथ ऐसे ही एंगल बना रहा है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है, होते ऐसे ही है। ये 90 देखो, इधर भी कैसे बन रहा है 90, इधर भी कैसे बन रहा है 90, और इन दोनों में ये जो पिरामिडल है, इनमें आपस में कितना है 180। यस, तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल आया 120, 90 और हमारे पास 180। अब एक और चीज़ जो हमारे पास ट्रायगोनल बायोपिरामिडल शेप है ना, इसमें 2 पोजीशन होती है हमारे पास, ठीक है, 2 पोजीशंस की बात की जाती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कौन सी पोजीशन, देखो ये अगर हम एक्सेस ड्रॉ करें, ये हमारा वाई एक्सेस है, ये एक्स है, तो ये दोनों एक्सेस के ऊपर है, तो ये हमारी एक्सियल पोजीशन है। ये कौन सी हमारी एक्सियल पोजीशन, और ये जो पोजीशन है जो ट्रायंगल वाली है, इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भी इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि जब लोन पेयर आएगा तो उसमें चीज़ों को समझना है हमें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं PCl5, ठीक है, एग्जाम्पल आ गया हमारा PCl5, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फिलहाल के लिए हम PCl5 को ही कंसिडर, वेट जस्ट वेट सेकेंड, PCl5 को ही कंसिडर कर रहे हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब हम इसमें ये लेते हैं कि हमारे पास एक लोन पेयर आ गया है, ठीक है। तो जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो हमारे पास शेप की बात होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें SF4 करेंगे, हाफ सल्फर है 16 ग्रुप में, फ्लोरीन 4 है, 10/2 करेंगे, कितना आ गया 5, तो 5 है, बना देते TBP। देखो इसमें 4 ही ऑक्यूपाई है, हमारे पास 2 टाइप्स की पोजीशन है। देखो मैंने क्या करा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन मैंने इसमें इस पे ले लिया और यहाँ दोनों फ्लोरीन लगा दिए, ठीक है। एक में मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया लोन पेयर को, दूसरे में मैंने F एक्सियल पोजीशन पे रख दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोजीशन पे लोन पेयर रखना है, दोबारा से शेप पे आते हैं। देखो ये रही पोजीशन, ठीक है। लेट से मैंने रखा है यहाँ पे लोन पेयर रखा है, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा पता चले कहाँ लोन पेयर रखा है। ये देखो ये रेड वाला, ये आपका लोन पेयर है। अब लोन पेयर को रिपल्शन देखनी है हमने, देखो लोन पेयर को 90 की रिपल्शन इससे आ रही है, 90 की रिपल्शन इससे आ रही है, 90 की रिपल्शन इससे आ रही है, बाकी एक
180 की है। मतलब अगर हम बात करें जब हमने एक्चुअल पोजीशन पे रखा है तो 90 की कितनी रिपल्शन आ रही है, 1 2 3। 180 वाली को तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा है, वो बड़ा एंगल है, 90 की रिपल्शन ही कॉज करती है। तो ये 90 का एंगल इसके साथ तो 3 रिपल्शन आ रही है, ठीक है। अब हम रखते हैं अपनी किस पोजीशन पे, हमने रखा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे रखा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इसको 90 की रिपल्शन एक किससे लग रही है, किससे लग रही है, 90 की रिपल्शन जो ये वाली पोजीशन है, 90 का एंगल इसके साथ और इसके साथ, तो यहाँ पे तो 90 की देखो बाकी इसको रिपल्शन कौन सी है, 120 की है, 120 और 180 ऑलमोस्ट सेम हो गया, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। हम 90 की रिपल्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 90 की रिपल्शन इससे भी लग रही है और इससे भी लग रही है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे 90 की रिपल्शन 2 है। और जब हम एक्सियल पे रख रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जब हम एक्चुअल पे रख रहे हैं 90 की रिपल्शन कितनी है, 1 2 3। तो 90 की रिपल्शन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ हम लोन पेयर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर जो है वो खुद को वहाँ पे रखता है जहाँ उसको कम से कम रिपल्शन मिले, जहाँ उसको कम से कम रिपल्शन मिले, ठीक है। कहाँ पे आप खुद को अलाइन करता है, जहाँ उसको कम से कम रिपल्शन मिले। तो यहाँ वाली पोजीशन पे एक्चुअल वाली पोजीशन पे उसको 1 2 3 रिपल्शन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसको ओनली 1 2 रिपल्शन। तो जो हमारा लोन पेयर है वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। लोन पेयर आ गया, इसको हमने ओमिट कर दिया। तो ये शेप बनती है हमारी, कौन सी शेप बनती है, ये आती है हमारी सीसा। कौन सी शेप है ये, सीसा। इसमें अगर हम एंगल्स की बात करें, एंगल्स के ऊपर ऐसा इनका कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। एग्जांपल हमने अभी लिख लिया SF4, ठीक है। जो ये शेप्स हैं इसमें जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जाता है तो एंगल का इतना सच ज़्यादा क्वेश्चन कोई फ्रेम होने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है हमारे पास, कि जब 2 लोन पेयर हो जाए, ठीक है, 2 लोन पेयर हो जाए, जैसे कि हमारे पास है ClF3, तो ये आ जाएगा हाफ। क्लोरीन कौन से ग्रुप का, 17 7 3 फ्लोरीन ऐड होंगे, 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो बना देते हैं, सेंटर में कौन रहेगा, क्लोरीन, 1 2 3 4 5। देखो इक्वेटोरियल पोजीशन है, वहाँ तो लोन पेयर नहीं आने वाले, सॉरी एक्सियल पे, तो यहाँ मैंने लगा दिया, तो दोनों कहाँ हैं, यहाँ, ठीक है। अब हमें बात करनी है शेप की, तो जब भी हम शेप की बात कर रहे हैं तो ये हमने इरेज कर दिया लोन पेयर। तो देखो क्या ये ऐसा बन रहा है, ऐसे टी, बस फिर यहीं से उसका नाम आ गया। जब 2 लोन पेयर होते हैं तब हमारे पास शेप कौन सी है, टी शेप। टी शेप, बॉन्ड एंगल की बात नहीं होगी। एग्जाम्पल आ गया ClF3, और इसमें BrF3 भी हो सकता है, BrF3 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जब 3 लोन पेयर आ जाएं तो हमारी शेप की बात होगी। शेप और एग्जाम्पल ये लिखेंगे हम। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास जीनोन F2, ये वाला जीनोन इज अ नोबल गैस। तो हमने बोला था नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, बट कंडीशंस पे जीनोन और आर्गन जो है वो कंपाउंड नियोन शो कर देते हैं। तो हाफ जीनोन 8 2 10/2 5 बनाए, फिर जीनोन 1 2 3, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, बाकी तीनों पोजीशन पे लोन पेयर। तो लोन पेयर को क्या कर देंगे, ओमिट। कौन सी शेप आ रही है ये देखो ध्यान से, लीनियर। तो शेप, तभी मैंने बोला था कि जो शेप है वो लीनियर भी होती है और ज्योमेट्री भी होती है। तो शेप की बात कब करते हैं, जब हमारे पास लोन पेयर होता है। ज्योमेट्री की बात कब करते हैं, जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। अब हमारा एक कोऑर्डिनेशन नंबर बचता है जो कि है 7, तो उसके ऊपर ही चलते हैं अब हम। ओ शिट, ये नहीं मैंने इरेज करना था ना, चलो कोई नहीं, आपने लिख तो लिया है ना। तो जब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना चला जाए, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर भी चला जाए 6, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास SF6, हाफ
सल्फर 16 6, देन हमारे पास 12/2 करके कितना आ गया 6। तो इसमें ज्योमेट्री देखो बनती है ऑक्टाहेड्रल ऐसे, यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। व्हेन देयर इज नो लोन पेयर तो ज्योमेट्री कौन सी आई हमारी, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल की बात करें, ये रहा हमारा ऑक्टाहेड्रल, दिख रहा होगा ये ऐसा है। ये दोनों जो ऊपर वाले ये बोर्ड पे जैसे, तो इनमें अगर इसमें देखें दोनों में कितना बन रहा है 90 90 90, नीचे वाले भी आपस में भी है 90 90 और इनमें है 180 का। तो वही एंगल चल रहे हैं हमारे पास 90 और 180। एग्जाम्पल में ऐसा 6 आ गया। अब हमारे पास है एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर आ जाएगा, किसकी बात होगी, शेप की। BRF5 BRF5 1/2 हेलोजन 17 प्लस में 5 12/2 6 करके ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर इस पोजीशन पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन। तो इसको अगर मैं मतलब चाहे ऊपर लगा लो फ्लोरीन, इसको मैंने ओमिट कर दिया। अब ये कौन सी, देखो ये स्क्वायर बन रहा है, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर ये पिरामिडल, इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। ये वाली शेप है, ये नीचे स्क्वायर बन रहा है और ऊपर क्या आ गया है पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कौन सी शेप आ गई हमारी, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री भी होती है, बट यहाँ पे शेप की बात हो रही है। एंगल की बात करें ना तो इसमें एंगल जो है वो 90 का फॉर्म होता है, क्योंकि आपस में 90 90, इसका भी इसके साथ 90 का, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो इसका बचता है वो है कि जब हमारे पास दो लोन पेयर आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहता है हमारे पास, जीनोन F4, जीनोन F4, तो 12 ही आएगा करके 6 ऐसे। इसमें दो लोन पेयर होंगे, दोनों लोन पेयर हमने कहाँ रख दिए, यहाँ पे। तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, इन दोनों को ओमिट कर देते हैं। तो हमारा स्क्वायर बनता है और स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको, दिस टाइप स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि प्लेन पे आ रहे हैं सारे के सारे और स्क्वायर बन रहा है, तो इस ज्योमेट्री का नाम, शेप नॉट ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर भी ज्योमेट्री होती है हमारे पास। स्क्वायर प्लेनर ये डी ब्लॉक में चलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ जाएगा हमारे पास 90 ही रहेगा। एग्जाम्पल हमारा यही हो गया, जीनोन F4। तो ये थे आपके पास शेप्स के बारे में, और एक और शेप्स है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेडिकल के पेपर में एक बार आई थी आपकी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 IF7, हाफ 7 प्लस में 7 14 14/2 7। तो देखो इस शेप का नाम बनता है पेंटागनल बायपिरामिडल। ऐसे ऐसे हमने पहले बनाया पेंटागन, ऐसे बन रहा पेंटागन ये। उसके बाद एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एफ है ना, तो बाकी सारी पोजीशन पे एफ 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 एफ, ये पेंटागन बाय पिरामिडल बोलते हैं इसको, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें एंगल है 72 90 और 180 का। 72 इनमें आपस में होता है, ये वाला 72 180 का इसके साथ, और पिरामिडल वाले 90 90 का बनाते हैं। 72 90 180 मेडिकल में आया हुआ है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो हमने डिस्कस करे थे, इनको अच्छे से टेबल की फॉर्म में बना के लिख लेना आप, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बाकी जब आपके क्वेश्चन आएंगे उसको साथ साथ देखते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इजी है अगर समझ में आ जाए। बस शेप्स को याद करना है और उनके दिमाग में रखना है कि कैसा शेप्स बनती है, फिर तो एंगल्स को प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट ना हमारे पास आता है पोलैरिटीज ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटीज ऑफ बॉन्ड हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पोलर है। लेट्स से आपको एग्जांपल आ गया NH3 BF3 BeCl2 और CH4 कि बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है।
तो हमने अभी तक जो पोलर नॉन पोलर की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसमें देखा था कि पोलर कंपाउंड आर दूस कंपाउंड जिसमें सिमिलर एटम्स डिसिमिलर एटम्स होते हैं, और नॉन पोलर होते हैं जिसमें सिमिलर। पर ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ पे भी बोला था कि आगे जाके हम देखेंगे कि कैसा होता है। डिसिमिलर, ये डिसिमिलर है, तो इसमें से डिसिमिलर होते हुए भी कई नॉन पोलर होते हैं जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर है, रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है? नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल द साइड एटम्स शुड बी सेम, ऑल द साइड एटम्स मस्ट बी सेम, जो साइड एटम्स है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, तब हमारे पास ऐसे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो हमारे लोन पेयर हो जाते हैं, डिसिमिलर होने के साथ साथ भी नॉन पोलर। अब देखो BF3 को देखो, BF3 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना 3 आएगा, 3 आएगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे एफ एफ एफ, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री हुई ना, सारे के सारे ही प्लेस हो गए साइड आइटम्स और कोई लोन पेयर नहीं है, सभी सेम है, तो ये हमारा नॉन पोलर हुआ। सिमिलरली BeCl2 हमने सबसे पहले देखा था, ये भी नॉन पोलर है, ये भी हमारा नॉन पोलर है, बट ये पोलर है क्योंकि इसकी शेप जो है वो ऐसी आती है, एच एच एच, यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ? नॉन पोलर। वाटर इज ऑल्सो अ नॉन पोलर। अब अगर इन दोनों में पूछ ले कि ये NH3 है और ये वाटर है, दोनों में ही लोन पेयर है, एच 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 यहाँ पे लोन पेयर, एच एच यहाँ दोनों लोन पेयर, तो इनमें पूछ ले ज़्यादा पोलर कौन है, इसमें वाटर, क्योंकि ज़्यादा लोन पेयर है, जितने ज़्यादा लोन पेयर उतनी ज़्यादा पोलैरिटी। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये हमारे पास पोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करनी है? अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो वो रेगुलर का मतलब है कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए और साइड आइटम शुड बी सेम। अब देखो, लेट्स से कि आपको क्वेश्चन आ गया ये कि CCl4 है और एक CHCl3 है, कि बताओ इसमें से कौन सा पोलर है। हाफ कार्बन है, 4 क्लोरीन है, ऐड हो जाएंगे 4 4 4 8/4, तो CCl4 तो बन गया ऐसे, तो ये तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अब इसमें देखो CH4 में ये भी 4 है, 1 इसका 3, 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? CL इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है, बट साइड आइटम्स क्या सेम है? नहीं है, तो ये हमारा पोलर हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता बट साइड आइटम सेम नहीं होते, तब भी हमारे पास पोलर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीज़न है पोलर और नॉन पोलर का, हम ज्योमेट्री के बेस पे बता सकते हैं, ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि जो पोलर होते हैं ना, पोलर, उनका डायपोल मूवमेंट एक होता है, डायपोल मूवमेंट, जो कि होता है म्यू, और नॉट इक्वल टू 0 होता है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? इसको म्यू से डोनेट करते हैं, चार्ज इनटू में लेंथ, कि अगर हमारे पास चार्ज है तब हमारा डायपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि जब पोलैरिटी आती है, पोलर होता है, तो उसी का डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो नॉन पोलर है उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो उसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होता है, उसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होता है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो डायपोल मूवमेंट जाएगा 0। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब वो नॉन पोलर ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब पोलर के बारे में, सॉरी नॉट नॉन पोलर, पोलर के बारे में ही इनडायरेक्टली पूछ रहा है। अगर डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, तो अगर चार्ज है तो वो पोलर है। तो अगर डायपोल मूवमेंट के बारे में भी पूछता है तो हमारे पास क्या है? NH3 ही पोलर जाता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। अब ना लेट्स से कि आपको क्वेश्चन ये आया, अभी तक नहीं आया है, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आए क्वेश्चन। आपके पास NH3 है और NF3 है, ठीक है, दोनों की ही इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं। कि कोई पूछे बताओ इसमें किसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा या कौन ज़्यादा पोलर होगा, तो इसमें डिसाइड करने के लिए हमें एरो लगाने पड़ेंगे। देखो एरो कैसे लगते हैं, जैसे ये पहला बॉन्ड है तो हम देखेंगे इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो उसकी तरफ एरो का फेस होगा ऐसे, इसमें भी इसकी तरफ,
इसमें भी इसकी तरफ ऐसे। और लोन पेयर, एटम कोई भी हो हमेशा लोन पेयर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। इसमें हम अगर देखें नाइट्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी तरफ एरो, इसकी तरफ एरो, इसकी तरफ एरो, यहाँ पे लोन पेयर है, इसकी तरफ एरो, ठीक है। अब हम ध्यान से देखो, इसमें जो चारों एरो हैं उनकी डायरेक्शन कैसी, ऐसी 3 ऐसे, और ऊपर वाली चारों की डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब चारों एक ही डायरेक्शन। मान लो कि ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, तो चारों के 4, ठीक है, 4 हुआ, मतलब कि डायपोल मोमेंट मान लो कि 4 हुआ। अब इसमें आते हैं, देखो इसमें ये नीचे को, ये नीचे को, ये नीचे को, ये ऊपर को, ये हमारी 1 होगी, 1 होगी, ये ऊपर को, इसको -1 लेते हैं, तो ये 1 और -1 क्या होगी, कैंसिल, कितना बचा डायपोल मोमेंट 2, तो डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्या हुआ, पोलर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये क्या हुआ, ज़्यादा पोलर, ठीक है। तो ये शेप्स और ज्योमेट्री पोलैरिटी उसके ऊपर भी था, इसमें क्वेश्चन डायपोल मूवमेंट का भी था। अब ना, अब आपको लेट से आ गया NH4 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, कि बताओ इनकी शेप क्या है, इनकी शेप क्या है। अब चार्ज्ड आयंस है, देखो इनको कैसे करना है, सेम वही रूल रहेगा, हाफ कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे। नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, उसके बाद 4 हाइड्रोजन है 4। प्लस चार्ज कब आता है किसी पे, जब उसने इलेक्ट्रॉन क्या करा होता है, लॉस, तो हम यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा उतना कम कर देंगे। 5 और 4 9 हो गए, 9 में से 1 करेंगे 8, 8/2 करके 4 ही आ गया हमारे पास, तो इसकी तो वही बनेगी टेट्राहेड्रल जी। और ये कैसा बन गया, आप देखो ये नॉन पोलर, कैसा बन गया, ये नॉन पोलर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, साइड एटम्स शुड बी सेम, नॉन पोलर हो गए हमारे पास, ठीक है। मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या चला जाएगा, 0। उसके बाद इसको देखो CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, CO3 नेगेटिव, इसमें कैसे आ जाएगा, हाफ कार्बन 4, ऑक्सीजन तो ऐड होने से रहा। अब 2 नेगेटिव है, नेगेटिव कब आता है, जब गेन करा है, 2 है तो 2 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 8, हाँ 4 और 2 6, 6/2 3 करके, तो 3 यहाँ भी बनाओ, 1 2 3, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज इसी की वजह से आया है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है। अब ये सल्फर वाला 6 है, 2 इसमें प्लस हुए उन्हें, 8 हो गया, 4 आ गया, तो 4 हमारा टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है, 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में गए उन्हें, बाकी के वैलेंसी बॉन्ड पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे चार्ज्ड वाले की कैसे आप फाइंड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे, मैंने पेज पे लिखा था कि आपको क्या क्या करवाना है, फिर कई बार कोई चीज़ें छूट जाती है, मेरे को बाद में याद आता है, ओके। अब ना एक छोटा सा रूल है, फेजान रूल, ठीक है। कौन सा रूल है, फेजान्स रूल, जो हमें बताता है कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है वो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में। देखो एग्जाम्पल से करते हैं, CuCl CuCl2 होगा ना, CuO, ये दोनों हैं। देखो फैजान रूल में ना 2 चीज़ों की बात की गई थी, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, दूसरा साइज ऑफ एनायन, तीसरा फैक्टर होगा, मतलब चार्ज बोल सकते हैं, वैसे वो तो इसी से हो जाएगा। देखो साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे आओ, ये Cu2 पॉजिटिव है, ये आ जाएगा Cl नेगेटिव, मतलब 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये Cu2 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है, ये तो दोनों सेम है,
अब इनकी बात की जाए, ये Cl नेगेटिव है, ये O2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है अनायन का साइज उतना बड़ा होता है, तो अनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, विच मीन्स दैट Cu कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारा क्या है, ज़्यादा कोवेलेंट है। तो अगर वो ज़्यादा कोवेलेंट है तो हमारा ये वाला ज़्यादा आयनिक है, ये हमारा आयनिक है, क्योंकि कोवेलेंट। और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपको कोवेलेंट का, और एग्जांपल लें हम MgCl2 AlCl3 and then NaCl। तो इसमें अगर हमें चेक करना हो कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो ClCl तो सेम है हमारे पास, इसमें Mg2 पॉजिटिव है, इसमें Al3 पॉजिटिव है और इसमें Na1 पॉजिटिव है। तो कटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा Al3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है, इसका साइज जितना छोटा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो आयनिक क्या होगा इसमें सबसे कम, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, NaCl में, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कटायन है उसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है फरजान ड्रिल, छोटी सी बातें थी, बाकी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग टॉपिक है तो बड़ा है, बट उसमें हम छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो ओवरलैपिंग मतलब कि उनका ओवरलैप करना, दो वे में करता है। मैं सीधा ओवरलैपिंग पे जाऊंगी, कैसी कैसी होती है, हेड ऑन होती है, सेकंड हमारी साइड वेज होती है, साइड वेज होती है, ठीक है, साइड वेज, हेड ऑन और साइड वेज। देखो हमारा एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व इन हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऑलवेज इन्वॉल्व इन हेड ऑन ओवरलैपिंग। जहाँ पे भी एस आएगा वो हेड ऑन में ही जाएगा, मतलब एस आपस में हो सकता है ना, एस एस, क्योंकि एस में कोई भी हेड और टेल नहीं है तो ये एस एस ओवरलैपिंग। या फिर पी जेड की बात करें अगर हम, ऐसे ये वाला इनका हेड हेड ज्वाइन कर गया, तो एस एस। तो जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग जाती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तब हमारा सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एस एस। और अगर हमारा पी जेड ऑर्बिटल है, पी जेड और पी जेड, ये हमारे कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। अब साइड वेज कैसे हो सकता है, साइड वेज ऐसे पी वाई, ऐसे पी एक्स, मतलब ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होता है वो, ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से ओवरलैपिंग हुई ना, यहाँ पे ये, तो ये साइड वेज से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो है हमारा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ऐसा पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कौन कौन सा आ गया हमारा, लाइक पी एक्स जो ज्वाइन हो सकता है, पी वाई ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हमारे पास इंपॉर्टेंट, कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल वो हमेशा सिग्मा बनाएगा। अगर हम पी की बात करें तो पी, हमारे पास पी के 3 बॉक्स होते हैं, तो वो क्या बनाएगा, एक सिग्मा है और 2 पाई बना रहा है वो। सिग्मा कौन बना रहा है, 2p(z) और पाई कौन बना रहा है, 2px और 2py। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करनी है वहाँ पे ये काम आती है आपकी, ठीक है। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पी ऑर्बिटल में एक सिग्मा 2 पाई, सिग्मा कौन बनाता है, 2pz, बाकी px p। ये भी इनमें से कोई भी बना सकते हैं, बट जो बुक्स में है वो उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग। बाकी अगर हमें इन बॉन्ड्स को कंपेयर करना हो, सिग्मा और पाई को, ठीक है, इनका कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा। सिग्मा पाई, तो सिग्मा पहला डिफरेंस तो यही आ गया, ये हेड ऑन से बन रहा है, ठीक है, हेड ऑन, और ये साइड वे, ठीक है। एस फॉर सिग्मा ना, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड कैसा है, वीक। अब ये स्ट्रॉन्ग है ना तो ये लेस रिएक्टिव होगा,
क्योंकि जो पहले स्ट्रॉन्ग है वो क्यों रिएक्ट करेगा, ये मोर रिएक्टिव होगा। ओवरलैपिंग रीजन की बात करें, इसमें 1 ओवरलैपिंग रीजन होता है सिग्मा में, इसमें 2 हैं, ये देखो एक ये भी है एक ये भी है, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि इसका जो ओवरलैपिंग रीजन है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग जाता है। अब और ये इंडिपेंडेंट बॉन्ड है, ये इंडिपेंडेंट बॉन्ड है। इंडिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड नहीं करता है, ये सिग्मा बन रहा है तो बनेगा, पाई है नहीं है इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पाई है सिग्मा डिपेंडेंट है, अगर सिग्मा बॉन्ड है तभी हमारा पाई बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं है। लाइक हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है उसमें सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा है 2 पाई है हमारे पास, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड है अगर हम बात करें वो हमेशा एक ही होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो 2 भी हो सकते हैं एक भी हो सकता है। तो ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग होती है, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिविटी के ऊपर आ सकता है, ओवरलैपिंग रीजन के ऊपर आ सकता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये जितनी ज़रूरत ही उतना है, तो बहुत कुछ है इसमें बट हमें इतनी ही ज़रूरत है, ठीक है। एक याद रखना है कि सिग्मा सिंगल में सिग्मा होता है, पाई में एक सिग्मा एक पाई, सॉरी डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होता है हमारे पास, ठीक है। अब ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, उसके ऊपर चलते हैं, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। बस वो हो चुका है, आपको समझना है कि कैसे हो चुका है वो, क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये भी काफ़ी बड़ा है बट मैं इसको आपको जस्ट बताऊंगी कि आपको जैसा क्वेश्चन आएगा आपको फ्रेम करना है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ना एक थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, नॉट एक्सपेरिमेंटल। थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, चीज़ों को समझने के लिए। देखो ये आया क्यों था, जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वीबीटी, वो बोलती थी कि जो हमारे पास बॉन्ड है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें ओनली ऑन हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कि अगर हाफ फील्ड है तभी बॉन्ड होगा अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो अगर हम बात करें BeCl2 की, BeCl2 बेरिलियम है ना, 1s2 2s2, ठीक है, 1s और ये हमारा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो कोई भी हाफ फील्ड नहीं है, बट हम अभी देख के आए हैं कि BeCl2 में ऐसे 2 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। इसके अकॉर्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए था, 0। इसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए था, 0, बट ये फिर भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है, तो इसके लिए हमारे पास आया था हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। उसने क्या बोला था कि बॉन्डिंग में फुली फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फील्ड तो करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि जो ये हाफ फुली फील्ड है ये जंप कर जाते हैं, हमारे पास जंपिंग हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में अपने नेक्स्ट ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, लाइक 2p में पहुंच जाता है मतलब, ठीक है। समझ लेते हैं ऐसे। देखो ये BE था, क्या आया 1s आया और हमारे पास 2s आया, 1s आया 2s आया, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या है, क्योंकि इसने बॉन्ड फॉर्म करना है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 1s तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो 2s है ना, 2s ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने नेक्स्ट ऑर्बिटल में भेज देगा। अब ये सिंगल सिंगल हो गए, 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। एक S इन्वॉल्व हुआ, एक P इन्वॉल्व हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन गई इसकी SP ऐसे। सिमिलरली फॉर द अमोनिया, देखो अमोनिया की बात करें अगर हम, सोडियम ही आता है, इसको देख के मेरे को एक बार, नाइट्रोजन 5 है ना, ये 1s2 2s2 2p3, इसमें देखो ये 2s है ये 2p है, 2s ऐसे गया तो यहाँ पे तो H कंबाइन कर गए, बट विदाउट ये 2s है ये हमारा 2p है, विदाउट S हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे फुली का फुली पार्टिसिपेट कर जाता है, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है ना उसका, तो 3 तो ये हुए, 4th कहाँ से आया, यहाँ पे फुली भी पार्टिसिपेट कर गया, फुली भी पार्टिसिपेट कर गया, तो हाइब्रिडाइजेशन SP P कितने हैं 3 कंबाइन हुए। अब ये तो था स्ट्रक्चर, तो हम हर किसी का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से वही कोऑर्डिनेशन नंबर का ही चलाना है आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये थ्योरी क्यों आई वो मैंने आपको बता दिया, राइट। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आपने फाइंड आउट कर लिया ना, कैसे कर सकते हैं, 3 5 6, ये हमारे पास जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर।
देखो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक एस आ गया एक पी आ गया, एक एस पी, दोनों टोटल कितने हो गए 2, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 है, एस तो एक ही है, पी को इंक्रीज कर देंगे 2, यहाँ पे 4 है, एस पी 3, यहाँ पे अब तो पी खत्म हो गया, अब ये नहीं एस पी 4 कर देना, पी तो 3 ही होते, पी खत्म हो गया, डी शुरू, एस पी 3 डी, एस पी 3 डी 2, उसके बाद 7 पे क्या हो जाएगा, एस पी 3 डी 3। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ना इन तीनों को ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे एक ना एस करेक्टर होता है हमारे पास, एस करेक्टर, और एक होता है पी करेक्टर। टोटल करेक्टर होता है 100%, तो यहाँ पे 2 में जाना है, तो कितना है यहाँ पे 50, यहाँ पे भी कितना है 50, नेक्स्ट वाले में 3 में जाना है, तो एस को कितना मिलेगा 33 समथिंग, पी को भी, और इसमें 4 में जाना है, इसमें कितना बढ़ेगा 25%। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एस करेक्टर इसमें मैक्सिमम है, देन थोड़ा कम ऐसे कम होता जा रहा है, नीचे नीचे कम होता जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आपके पास है SF6, बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, निकालो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हाफ सल्फर 6, फ्लोरीन 6, 12, 12 पॉइंट में 6 आ गया 6, तो 6 SP3 कितने हो गए 3, ये एक 4, डी बचता है 2, SP3D2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, मैंने वो बता दिया आपको, इट इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट, जिसने बताया कि फुली फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर प्रमोशन की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की तो प्रमोशन भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, टू फुलफिल द बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर को फुलफिल करने के लिए। बाकी वो कैसी कैसी होती है, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D2, D3 भी हो सकती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये था हाइब्रिडाइजेशन का। अब आपका आज का लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको ये जो मैं टॉपिक अभी करवाने वाली हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें से बहुत बार पेपर देखने को मिला है। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, बाद में शॉर्ट ट्रिक पे आप जा सकते हो। देखो अगर आपको ये समझ में आ गई चीज़, उसके बाद किसी का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछ ले, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं, एक समझ लो, उसी से आप किसी का भी बना सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि कई बार बीच में से ही पूछ सकता है ना वो क्वेश्चन, तो इसीलिए। तो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, वो भी देख लेते हैं, फिर हमारा केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है ये। क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल से अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाके, कि जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक 1s, तो ये आपका 1s, इधर भी मैंने 1s ले लिया, तो ये हमारा क्या आया एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, देखो अब इसको ध्यान से देखना है, एक जाएगा इससे नीचे ऐसे करके, एक जाएगा इससे ऊपर ऐसे करके, पहले लगा लो चाहे इसको ऐसे करके, ऐसे, ये नीचे ऐसे। तो मैंने क्या बोला था, एस एस की ओवरलैपिंग से कौन बनता है सिग्मा, तो ये सिग्मा 1s, ये ऊपर गया है सिग्मा 1s, इसके साथ स्टार, जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इस तरफ को एनर्जी इंक्रीज करती है एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या है कम, ये बॉन्डिंग है तो ये स्टेबल जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके पास लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फिलिंग होगी, पहले ये दोनों फिल हो गया फिर ये दोनों, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने होने चाहिए 4, तो ऐसे कंबाइन करते हैं। अब लेट्स से आपके पास है पी, तो पी कैसे कंबाइन करेगा 1 2 3 1 2 3, याद है मैंने जब पी की बात करी थी तो मैंने क्या बोला था कि एक सिग्मा बनाता है वो 2 पाए, तो
तो लेट्स से इसमें ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन फील करे हुए हैं, ये 2p है, मैं बस 2p। अब इसने बनाया क्या, ये सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, इस तरफ को एनर्जी बढ़ रही है, तो सिग्मा किससे आता है, 2pz से। ये दोनों पाई है, कोई भी लिख दो पहले, 2px 2py, ये पाई स्टार आ जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। जो जितना नीचे जाएगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखो कैसे होगी, पहले यहाँ पे एक आएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास जो प्रिंसिपल आया था हॉर्न्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी, उसके अकॉर्डिंग कि पहले सभी को सिंगली सिंगली फील्ड करो। वो सिंगली सिंगली फील्ड किसके लिए था कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, मतलब उनकी एनर्जी सेम है, इसकी और इसकी एनर्जी तो क्या है, डिफरेंट है, तो पहले ये फुली फील्ड होगा, ये फुली फील्ड होगा, इनकी एनर्जी सेम है तो ये पहले सिंगल सिंगल, यहाँ पे ये फुल फील्ड 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे। ठीक है, ऐसे एस ऑर्बिटल का बनता है, ऐसे पी ऑर्बिटल के बनते हैं। अब हमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा देखो, उस पे चलते हैं हम। ठीक है, देखो 2 का कंपेयर करके पढ़ेंगे हम तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे हम N2 का पढ़ेंगे और इधर हम O2 का पढ़ेंगे। ठीक है, N2 ना हमारे पास N एटॉमिक नंबर, एक का देखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसकी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो नीचे से जिसकी एनर्जी कम, नीचे से स्टार्ट, तो 1s, देखो 1s ऐसे बना दिया, तो इनके बना दे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद 2s भी बना लेते हैं ऐसे, उसके बाद p, देखो पहले इसका भी 1s बना देते हैं ना, फिर एक थोड़ी सी है इसमें वो चीज़ बतानी है मैंने आपको। अब आप एक चीज़ लिखोगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं पे भी इम्पोर्टेंट नोट डाउन में करके, कि जब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया होगा, एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 14 है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या है, 14 है। एटॉमिक नंबर जैसे N2 है, तो N2 का मतलब क्या हुआ, दोनों नाइट्रोजन का, 7 प्लस में 7 14 हुआ, इक्वल टू 14 होता है तो हमारे पास मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग का मतलब है कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ होगी पी में, पी ऑर्बिटल में। तो पी ऑर्बिटल में हम देख रहे थे कि जो सिग्मा है वो स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या जाता है, डाउन, नीचे जाता है ना, बट क्योंकि इसमें होगी है मिक्सिंग, क्या होगी है मिक्सिंग, तो वो चला जाएगा अप, वो चला जाएगा अप। इतनी सी चीज़ याद रखनी है। एटॉमिक नंबर चेक करना है, 14 तक है, 1 से लेके 14, ज़्यादातर N2 और O2 का ही आता है, 14 तक है। अगर 14 तक का मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग का मतलब कुछ गड़बड़ है, पी ऑर्बिटल में होगी, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, उसे नीचे आना चाहिए था, बट सिग्मा क्या चला जाएगा ऊपर, तो मतलब यहाँ पे वो दोनों पाई ऊपर नीचे, और ये क्योंकि यहाँ 14 है, ऊपर वाले को कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे। इसमें यहाँ तो एटॉमिक नंबर क्या चला जाएगा 16, तो वो तो बड़ा है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, तो सिग्मा यहीं पे आएगा, ये 2 ऐसे ही, और ये भी 2 ऐसे ही, और ये ऐसे, बाकी कुछ नहीं करना है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने वाली। अगर ये समझ में आ गई फिर तो कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो आप आराम से ड्रॉ कर लोगे। पेपर में तो ड्रॉ नहीं करना है, बस जस्ट पता होना चाहिए ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब करते हैं फिलिंग, देखो इलेक्ट्रॉन्स की 1s है ना, यहाँ पे भी 1s है, यहाँ पे भी 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 2p है, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये पाई 2px पाई 2py, ये होगा सिग्मा 2pz पाई स्टार, इसके ऊपर पता ही आपको कितने इलेक्ट्रॉन 6, 1 2
3 4 5 6, यहाँ पे जाते हैं 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s दोनों के, ये तो पूरा वैसे, ये तो सभी में सेम रहेगा ऑलमोस्ट, जो 1s और 2s का है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, दो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब यहाँ पे आया टोपी, यहाँ पे भी आया टोपी, तो इसमें ये सिग्मा 2p z आएगा और यहाँ आएगा पाई 2p x पाई 2p y, बाकी ऊपर स्टार चला जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, तो इसमें किस में इलेक्ट्रॉन गए ये भी तो लिखना पड़ेगा हमें, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p z। तो क्वेश्चन देखो, ये बना दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने, ये ड्रॉ करें इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2 का O2। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है, ये बनाते हुए ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला आएगा बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है उसका, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कौन है, जो नीचे वाले हैं, तो 2 यहाँ 4 6 8 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले 2 4, इधर तो है ही नहीं है 4, तो 10/4 6/2 3, तो होता है ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हाफ बॉन्डिंग नीचे वाले 2 4 6 8 10, इसमें भी 10 ही है, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4, इसमें 6 हैं, 6 4/2 करके 2, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है डबल बॉन्ड, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और आएगा पैरा और डायमैग्नेटिक का, पैरा और डायमैग्नेटिक का, कि बताओ दोनों में से पैरा और डाया कौन सा। पैरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये रहे ऑक्सीजन में, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये O2 क्या हुआ हमारा पैरा, O2 क्या हुआ पैरा। नाइट्रोजन में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले देखने, ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो अगर पेयर्ड है तो ये क्या हुआ डाया। तो मोस्टली यही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे MOT बनता है वो बता दिया मैंने। और किसका होता है, और हमारे पास होता है पैरा और डाई का। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर। नेगेटिव का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक ही आएगा, एक ही करा एक ही आएगा, दूसरे पे नहीं जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में तो नीचे कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, वो 10 ही रहे। एंटी बॉन्डिंग बढ़ चुके हैं, 2 4 6 और एक 7 हो चुके हैं, 7 हो गए हैं, तो 10 - 7 कितना हो गया 3, 1.5। तो फ्रैक्शन में क्या चला गया मॉलिक्यूलर, मतलब कि उसका बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर N2 पॉजिटिव आ गया, कि N2 पॉजिटिव का बनाओ, पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से गया एक ही तरफ से, तो यहाँ से भी गया, तो क्या बनेगा ये हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो वही रहे 10, एंटी बॉन्डिंग कम हो गए, एक कम हो गया तो कितना बचा हमारे पास 3, तो 10 - 3 कितना आ गया 7, 7/2 कितना हमारे पास 3.5, तो 3.5 में बॉन्ड ऑर्डर। तो किसी का भी पूछ सकते हैं, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 2 पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो जितना पॉजिटिव होगा एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा या गेन होगा एक ही तरफ से, इस तरफ से भी कर सकते हो, इस तरफ से भी कर सकते हो, जहाँ से आपकी मर्जी है। बाकी पैरा और डाया का कैसा है वो भी, और एक ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मिक्सिंग वाली 14 तक, क्योंकि N2 का ही क्वेश्चन आता है, तो N2 का आप याद रख लो, सिग्मा ऊपर चला जाएगा पाई नीचे, बाकी सभी का सेम ही रहेगा। ज़्यादातर N2 का ही क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होंगी, सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। समझ में आती है तो ज़रूर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।